दोस्तों, अ, आज हम बात करने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आज ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 की। तो आज हम लोग थोड़ा इसकी जो हमारे देश के शहीद होते हैं उनकी याद में आज इसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा सत सत नमन भी करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा करना चाहिए। जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो बलिदान दिए हुए हैं, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जिसको नहीं पता है तो थोड़ा समझना चाहिए कि अंग्रेज कितना क्रूर थे और उनके अत्याचारों के बारे में थोड़ा हमको जानना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं कि इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ने से बहुत कुछ हमको पता चलता है हमारे अतीत के बारे में, और इतिहास से सीख मिलती है कि क्या हम भविष्य में नहीं करें जो हम अतीत में हम गलती किए हुए थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा समझेंगे। कहानी वर्ल्ड वॉर से शुरुआत होती है। जब उन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होता है 1914 से लेकर 18 तक हम लोग के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब वहाँ अंग्रेजों का कहना था कि भारतवासियों को सपोर्ट चाहिए, भारतीय सेना का सपोर्ट चाहिए, भारत में जो लोग थे उस टाइम उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनका सपोर्ट के थ्रू हम वर्ल्ड वार जीत पाएंगे। गांधी जी भी 1915 में आ चुके थे और उनका फुल सपोर्ट था कि आप लोग सपोर्ट कीजिए अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज ही हमारे राजा थे, हमारे शासक थे उस टाइम, हमारे देश के सब कुछ करता धरता थे। तो ये बात यूँ होती है कि लोगों ने उनका सपोर्ट किया हर मामले से। किसानों ने, साहूकारों ने, अ, उस टाइम के राजाओं ने, उस टाइम के जमींदारों ने, सब सब किसी ने, छात्रों ने, यहाँ तक कि सभी ने, क्रांतिकारी नेताओं ने, यहाँ तक कि क्रांतिकारी लोगों ने, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब वर्ल्ड वार समाप्ति होती है लगभग वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की विजय होता है, ब्रिटेन के जो मित्र राज्य थे वो जीत जाते हैं। उसके बाद से यहाँ तक, उसके बाद से जो उनको उनको स्वशासन देने की जो बात की गई कि हम लोग तुम्हारा मतलब उनका कहना था कि ठीक है वर्ल्ड वार बीतेगा उसके बाद से हम लोग ऐसा कानून लाएंगे कि तुमको एक अधिकार देंगे, जैसे स्वशासन का अधिकार देंगे, स्वराज्य का अधिकार देंगे। ऐसे अधिकार देने की बात की गई थी, लेकिन अधिकार नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, एक कानून लाया जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। एक रॉलेट एक्ट कानून ला दिया। इस रॉलेट एक्ट जिसको 1919 रॉलेट एक्ट कानून लाया, कानून लागू हुआ 18 मार्च को। 18 मार्च को कानून लागू हुआ। जब रॉलेट एक्ट कानून नया कानून लागू हुआ, इसमें क्या लिखा गया था? लिखा गया था कि जो देश में जो ऐसे उग्रवादी, जो अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनके शासन के खिलाफ लोग जो बोल रहे थे, उनके खिलाफ ये कानून लाया गया था। उनके खिलाफ कानून लाने का मतलब ये था कि अगर आप थोड़ा सा आप एक्टिव हैं समाज में, थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो किसी भी आधार पे आपके घर की तलाशी हो सकती है कि आपके घर में हथियार रखे हो कि नहीं, क्या रखे हो। हथियार रखना गुनाह कर दिया गया, अपराध कर दिया गया। आप शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता, गिरफ्तार करके ले जाकर आपको पीटा जाता था, काफी अत्याचार किया जाता था रॉलेट एक्ट के माध्यम से। तो इसके खिलाफ में एक तो आप लोग वर्ल्ड वार में हम लोगों ने सपोर्ट किया। दूसरी बात कि आपने वर्ल्ड वार के बाद आपने बोला था स्वशासन देंगे, स्वशासन देने की जगह पे आप डोमिनियन, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के बजाय आपने क्या किया, आपने एक कानून ऐसा ला दिया कि हम लोग शक के आधार पे हम लोग को गिरफ्तार किया जाने लगा। ना ही हम दलील कर सकते थे, ना ही हम वकील कर सकते थे, सारे अधिकारों को आपने छीन लिया। तो घटना ये घटी कि 18 मार्च 1919 को जब कानून लागू होता है तो फिर देश में थोड़ा सा एक माहौल गड़बड़ होता है और लोग भी आपस में मिलजुल के थोड़ा बात समझने लगते हैं आखिर क्यों मामला है। उसी टाइम पंजाब में दो प्रमुख नेता थे और दो प्रमुख नेताओं ने इस रॉलेट एक्ट का खिलाफत करने की कोशिश की। दो प्रमुख नेताओं में एक थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। सबसे महान नेताओं में से दो थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। मैं पहले दिखाना दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, दो महान नेता हैं, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सैफताल। इन लोगों ने भी पंजाब में थोड़ा सा एक अंग्रेजों के खिलाफ अपने बयानबाजी के माध्यम से किया, सरकार ने अच्छा अच्छा नहीं किया है और रॉलेट एक्ट का विरोध किया है। लेकिन उसी दौरान जब इन्होंने विरोध कर रहा था रॉलेट एक्ट को, उसी दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दी, उस टाइम अभी पंजाब में गांधी जी नहीं आए होते हैं, अभी पूरा ऑल इंडिया को देख रहे थे। वो तो इंडिया के नेता थे, लेकिन ये लोग पंजाब के थे और वहां पे इन्होंने प्रमुखता से आवाज उठाने की कोशिश किया हुआ था। तो घटना घटती है कि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनके खिलाफ में, मतलब इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ में कुछ लोग, एक इनके जो ग्रुप के वहां पे स्थानीय लोग नेता थे, आपस में मिलकर और जाते हैं और जो जो एक यहाँ पे
जो जालियांवाला बाग है, जो अमृतसर जो पंजाब की अमृतसर शहर के पास में जालियांवाला बाग, ये वाला जालियांवाला बाग है जो देख रहे हैं आप लोग। ये वाला जो जालियांवाला बाग है, यहाँ पे सभा आयोजित की जाती है, लोग बैठते हैं, शांतिपूर्ण सभा आयोजित की जाती है, ताकि इसमें हम बात करें कि हम जो हमारे जो नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको आगे कैसे छुड़ाया जाए, इनकी क्या गलती है। तब तक क्या होता है कि इनकी सभाएं, एक छोटा मोटा एक सभा चल रही थी वहां पे, इनकी सभाओं की वजह से तब तक एक कानून लागू किया जाता है, जो उस टाइम जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था जनरल ओडायर। ओडायर के कानून लागू करता है कि अगर, जैसे हम लोग सामान्य धारा 144 के बारे में सुने हैं कि जब धारा 144 लागू होती है तो आप लोग कहीं पर बैठकर आप लोग मतलब बात नहीं कर सकते, अगर दो दो लोगों से ज्यादा अगर आप एक साथ खड़े हैं तो उनकी कार्रवाई हो सकती है। तो पंजाब के लोग अनभिज्ञ थे, इनको पता नहीं था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने धारा 144 लागू कर दिया पंजाब में को मामला कंट्रोल करने के लिए। और इसने, जनरल ओडायर था, और इसने माइकल जनरल आर डायर, इसका नाम है जनरल आर डायर, आर डायर, ये है जनरल आर डायर। तो इसने लागू किया, बोला कि देखो अगर पंजाब में कहीं भी ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उसको रोकने की कोशिश करो। फिर आर डायर गया तो देखा कि जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो जा रही है। तो गलती किया कि इसको पहले इन सभा लोग जब बैठ के आपस में कुछ बातचीत चिंतन कर रहा कि जालियांवाला बाग के मुद्दा से पहले यहाँ पर रॉलेट एक्ट के बारे में और सत्यपाल डॉक्टर किचलू को छुड़ाने के बारे में बातें हो रही थी। लेकिन ये जो आर डायर था, ओ डायर ने तो ऑर्डर दे दिया, लेफ्टिनेंट, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। और आर डायर उस टाइम पुलिस अधिकारी था, एक पुलिस महकुमा का अध्यक्ष था इस आर डायर, ये वाला अधिकारी। तो इसने गोली चलाने का आदेश दे दी वहां पे, और लगातार इस भीड़ पे लगातार गोलियां चलती रही। पूरा जालियांवाला बाग खून से तितर बितर हो गया। घटना कब है? तो 13 अप्रैल 1919, आज ही के दिन इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई गई, अंधाधुंध। यहाँ पर सामान्य लोग बैठे, कोई क्रांतिकारी नहीं था, सामान्य लोग बैठकर सोच रहे थे, कुछ नेतागण थे, छोटे मोटे सामान्य लोग थे। एक दिक्कत ये थी ना कि उस टाइम कि सिर्फ इसमें सभा में एक नेता लोग तो बैठ के अपने डिस्कस कर रहे थे, और छोटे मोटे जो पंजाब के नेता थे, जो थोड़ा सा एक उदार उग्रवादी विचार के लोग थे। लेकिन वहां पे बैसाख का एक मेला भी लगा हुआ था जालियांवाला बाग में, और जहाँ पे उस मेला को लेकर और ज्यादा भीड़ थी। इन सभा के लिए उतना भीड़ नहीं थी, लेकिन मेला की वजह से जो बैसाख का जो मेला लगा हुआ था वहां पे, उसके लिए और भीड़ थी, और वहां पे काफी लोग जालियांवाला बाग में थे। किसके द्वारा लगातार गोलियां चलाई, गोलियों की वजह से पूरा जालियांवाला बाग तितर बितर हो गया, सारे लोग मरे बिखरे पड़े हैं। बहुत लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो वहां पे एक कुआं था, उस कुआं में कूद गए। नहीं बोलते हैं एक और कुआं एक और खाई, वही हाल है। ये वाला कुआं हो गया, जालियांवाला बाग में कुआं हो गया। तो यहाँ पे जाके कूद गए जान बचाने के लिए। बताइए, अगर आप यहाँ से भाग कर आएंगे, इसमें कूद जाएंगे तो जान बच जाएगी? क्या करते हैं, लगातार गोलियां चल रही थी, उन गोलियों से बचने के लिए इन्होंने सेफ समझा कि कुआं में कूदेंगे हम बच जाएंगे। लेकिन कुआं इतना गहरा था, इतना खतरनाक था कि इनको बच कर निकलना वहां पे काफी मुश्किल हो गया। जो जो इस कुएं के अंदर गए, उनकी भी उसी में मारे गए, और बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है कुआं से। उस टाइम पानी वगैरह था उसमें, जो गिर गए वो मर गए। लेकिन सिचुएशन ये बनती है कि उस टाइम भी पूरा देश दंग रहा, पूरा देश दंग रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने थोड़ा सा शर्मिंदगी दायर नहीं की, लेकिन उनका कहना था कि नहीं हमारा कानून है तो हम लोग गोली चलाएंगे। लेकिन पूरा देश यहाँ से इंग्लैंड तक इसकी शिकायत गई। फिर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एक हंटर कमीशन नियुक्त किया, और हंटर कमीशन नियुक्त किया, लेकिन उस नियुक्ति से कुछ हुआ नहीं। हंटर कमीशन ने एक थोड़ा सा दिया कि हाँ कि क्या दिक्कत आ रही थी, और ओडायर को उसको हटा दिया गया कि नहीं आप थोड़ा गलती किए हैं, लेकिन उतना कोई पश्चाताप वाली बात नहीं है, और कुछ हुआ नहीं विशेषकर। और हमारे देश के लगभग 350 से 400 लोग वहां पे जान गंवा बैठे। पूरा जालियांवाला बाग खून खून से नरसंहार हो गया। और हाँ, एक कलंक सा हो गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो पूरा ब्रिटेन के मुंह पे एक बहुत बड़ा कलंक लग गया, उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई। आज भी वो शर्मिंदा होते हैं इस बात को लेकर। लेकिन उस टाइम उनकी भारत उतना सीरियस ले नहीं रहे थे यहाँ पे लाखों। लेकिन हमारे एक सरदार थे जिसका नाम है उधम सिंह, काफी एक क्रांतिकारी विचारधारा के सरदार थे, पंजाब के थे। और इनके बातें दिल में लग गई कि आखिर ओडायर ने, क्योंकि आर डायर तो गोली चलाया था, लेकिन इनका जो मैक्सिमम खड़ूस अंदर से जो गुस्सा था ओडायर पर था कि ओडायर ही आदेश दिया था कि गोली मार दो।
और ओ डायर के आदेश पे ही आर डायर पुलिस डिपार्टमेंट ने, महकमे ने पूरा जालियन बाग को घेर कर चारों ओर से गोलियां चलाई थी कि कोई बच के यहाँ से जा ना पाए। और इसको लेकर उधम सिंह ने थोड़ा सा सोचा समझा और लगभग लगभग 30 वर्षों बाद, ये लगभग 20 वर्षों बाद ये घटना है 1919 का। लेकिन 1940 में इनको मौका मिलता है और मौका मिलते ही इन्होंने ओ डायर को मार दिया, कत्ल कर दिया ओ डायर को। ओ डायर जो मुख्य रूप से भारत में आरोपी माना गया था कि इसने ही ऑर्डर दिया था, तो सर मिस्टर ओ डायर का मर्डर किसने किया? उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इनका मर्डर कर दिया, वहां पे जाके इनको गोली मार दी और अपने बदला लिया। क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाबी है भाई, जो जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं कि उनका जो विचार है वहाँ पे जो कुछ कुछ ऐसा घटनाएं घटी थी तो मानने वाले थे नहीं। और जालियांवाला बाग हत्याकांड आज भी एक खौफनाक याद दिलाती है कि इतना क्रूर अंग्रेज थे हमारे देश में, कुछ नहीं तो उनको थोड़ा सा संभल के समझ के रहना पड़ता है, नहीं तो आर डायर की ऐसे जो ओ डायर था मारा गया। देखिए अब दिक्कत यार है कि वो डायर, जो आर डायर था, अगर आर डायर जीवित होता तो शायद उधम सिंह जैसे कोई और, अच्छा उधम सिंह उसको भी मार दे। लेकिन 1919 की घटना है और 1927 में आर डायर की मृत्यु हो जाती है। इसकी 1927 में मृत्यु हो जाती है, लगभग 10 साल 7-8 साल बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ओ डायर था वो जिंदा रहा, 1940 में उसको मारा गया उधम सिंह का। तो देखिए यही है हमारे जालियांवाला बाग की कहानी। और सबको याद होनी चाहिए कि देश में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या था, क्या मैटर थी। और सबसे पहले आप लोगों को एक बार फिर से सत सत नमन कर लीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो हमारे देश की आज़ादी में जान गंवाए, और उन जालियांवाला बाग के निर्दोष लोगों के लिए जो बिना किए कोई गुनाह के वहाँ पे क्रूरता की वजह से मारे गए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मैं वीडियो डालूँ तुरंत आप लोगों को मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।